इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। नेपाल में अब कल सुबह मतलब शुक्रवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये सेना की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। तो नेपाल में कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। कल सुबह 7 बजे तक नेपाल में कर्फ्यू जारी रहेगा। सेना का नया आदेश। ये वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया में नेपाल विद्रोह के विध्वंस की सबसे बड़ी नजीर बन चुकी है। बगावत की ऐसी आग जिसके शोलों ने अपने देश की संसद को ही जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के बाद सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद धधकती रही, सुलगती रही और इन लपटों के साथ खाक होता रहा नेपाल का भविष्य। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे यहाँ नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है। उस संघीय संसद के हॉल की हालत है। ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था उस जनता को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में यकीन नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक संसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहाँ बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। वाकई ये नेपाल के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसमें मिले जख्मों को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिंह दरबार के नाम से जानी जाने वाली नेपाल की संसद यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बिल्कुल बीच में मौजूद सिंह दरबार की इमारत न सिर्फ देश की सबसे बड़ी सरकारी इमारत कही जाती थी बल्कि भव्यता से भरे इतिहास को भी अपने साथ समेटे हुए थी। सिंह दरबार का मतलब है शेरों का महल। इसका निर्माण 1908 में चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने करवाया था और उस दौर में यह विश्व के शानदार और बेहद आलीशान महलों में से एक हुआ करता था। राणा शासन के अंत के बाद सिंह दरबार को सरकारी इस्तेमाल में लाया गया। यह इमारत नेपाल की संघीय व्यवस्था की रीढ़ थी। इस पूरे परिसर में 20 सरकारी मंत्रालय समेत कई कार्यालय थे, लेकिन नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र कहे जाने वाले सिंह दरबार में अब सिर्फ राख का ढेर बचा है। इस वक्त मैं उस अनेक्सी में मौजूद हूं जो पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है और जहां से सारे कार्यालय चलते थे, जहां बड़े बड़े मंत्री और उनके सांसद बैठकर देश के बारे में फैसले लिया करते थे। ये उन्हीं दफ्तरों का हाल देख लीजिए। इन चकाचौंध दफ्तरों को इस तरह के काले स्याम मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इस नेपाल की संसद में कभी आम आदमी को आने के लिए सैकड़ों पापड़ बेलने पड़ते होंगे, सैकड़ों सिफारिशें लगानी पड़ती होंगी, लेकिन अब इन खंडरों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहां अपना पैर भी डालना चाहेगा। नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और समझाने वाला सिस्टम ही नहीं बचा तो भला देश की जनता के हित से जुड़े तमाम फैसले अब
कैसे लिए जाएंगे? संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं जहाँ से प्रवेश किया जाता है इस संसद में। गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है, अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। सिंह दरबार को ही नहीं फूंक दिया गया बल्कि इमारत में मौजूद तमाम सरकारी और पुलिस की गाड़ियों तक को विद्रोह की आग में भस्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियां थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। जिस इमारत को जलाकर खाक किया गया उसकी कीमत 383 करोड़ रुपए थी। जानकार बताते हैं कि नेपाल में तो सरकारी इमारतों को बनाने में वैसे भी काफी लंबा वक्त लगता है। जलते नेपाल में क्रांति कैसे काल बनी उसकी दूसरी तस्वीर अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये नेपाल की सर्वोच्च अदालत है जो सुलग रही है। सिस्टम के खिलाफ गुस्से ने कानून व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ को ही ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि विद्रोह में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी तो उसे लेने से इनकार कर दिया गया था। ताजा हालात ये हैं कि नेपाल केस की हजारों फाइलें आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। मंगलवार से ही जेलें तोड़कर कैदी भाग रहे हैं और अब तक अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की खबर आ रही है। बीरगंज में मैं हूँ और यहाँ पर जिस जेल को तोड़ने की कोशिश की गई उसकी ये गेट है। दरअसल इस गेट को सुबह तड़के आज सुबह उस गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। अंदर जो जेल में कैदी हैं लगभग जिनकी संख्या 1400 से ज़्यादा है, उनको जानकारी मतलब वहाँ तक ये जानकारी पहुँची और उसके बाद वो जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा जेल में उन्होंने बड़ा सा दीवार में छेद कर दिया है ईंट को तोड़ करके अंदर से, और उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश कैदी कर रहे थे। बुधवार को काठमांडू से आई ताजा तस्वीर देखिए जहां आर्मी के सामने बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये भीड़ प्रदर्शनकारियों की नहीं बल्कि उन कैदियों की है जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें आर्मी ने रोक लिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर नेपाल के कैलाली जिले में मौजूद कारागार की है जहां पूरे 697 कैदी बंद थे, लेकिन मंगलवार को भड़के विद्रोह के बीच 692 कैदी इस जेल से फरार हो चुके हैं। हम इस वक्त कैलाली ज़िले में मौजूद है और कैलाली ज़िले का भी ये जो कारागार है और ये जो भारत की जो लखीमपुर खीरी की जो सीमा है उससे बेहद करीब है। और कल यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जो कैदी यहाँ पर बंद थे वो सब जेल के ताले टूटे और वो यहाँ से निकल करके फरार हो गए। 5 कैदी ही सिर्फ कल की तारीख में यहाँ पर रुके। कल्पना करके देखिए एक ऐसा देश जिसके पास अपराधी के गुनाहों और निर्दोषों के लिए जुटाए गए सबूतों दोनों का ही कोई हिसाब किताब ना हो
तो फिर वहां के हालात कैसे होंगे? फाइलें जलाई गई हैं, सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया गया है। जो संसद नेपाल की है या नेपाल का जो राष्ट्रपति निवास है या अन्य बड़े जो संस्थान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इसकी जो अगर कभी भरपाई अगर होनी है तो वो तभी हो सकती है कि जब नेपाल की जो सरकार है आने वाले समय में जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट बनेंगे उस सरकार को जनता के साथ संवाद स्थापित करना होगा। संसद जलाई, सुप्रीम कोर्ट सुलगाया और फिर राष्ट्रपति भवन को भी भस्म कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा जाता है, लेकिन बगावत की आग ने शीतल निवास का क्या हाल किया है इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं। जो गुस्सा था सरकार के प्रति वो राष्ट्रपति भवन पर भी निकला है। आप ऊपर जो टॉप माला देख रहे हैं वहां पर छत के लिए जो ऊपर से फसाड लगाया गया था वो सारा तहस नहस होकर नीचे गिर गया है। आगजनी की लपटें जिस तरह से बाहर निकली वो सारी दीवारों पर इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन पर अब भी अपनी बुरी यादों के निशान के तौर पर काबिज हैं। ये बैरिकेटिंग या जो बाहर इसके ग्रिल लगे हुए थे वो सारे अंदर टूटे पड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग थे अंदर प्रांगण में घुसे। प्रांगण में घुसने के बाद जो है वो इस राष्ट्रपति भवन को, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता था नेपाल की, उसको नुकसान पहुंचाया गया है।